हेलो बच्चों, वेलकम टॉपर्स तक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शुक्राणु की संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि क्लास 10th में या 12th में दोनों में ये पॉइंट जो है, मतलब ये जो टॉपिक है 7 नंबर में पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में इसका फिगर ही बनाने के लिए पूछता है, लेकिन अधिकतर जो पूछता है इसका सचित्र वर्णन ही पूछता है। तो आप चाहे क्लास 10th में है या 12th में है, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। क्या पढ़ेंगे? शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में कैसे लिखा जाता है, इधर थ्योरी पार्ट लिखा गया है, उसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आइए हम इसके फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। फिगर इधर लगा हुआ है, इसमें देखिए ये जो फिगर होता है शुक्राणु का, शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? तो नर युग्मक में पाए जाते हैं। ये जो शुक्राणु होता है नर युग्मक की प्रथम कोशिका इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? नर युग्मक की प्रथम कोशिका, या इसको बोल सकते हो नर युग्मक। इसको क्या बोल सकते हो? नर युग्मक। नर में क्या पाया जाता है? नर युग्मक। और मादा में क्या पाया जाता है? मादा युग्मक। तो जो शुक्राणु होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। इसके बाद ये वाला भाग क्या कहलाता है? मध्यखंड कहलाता है। इसके बाद ये वाला भाग क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। कहीं कहीं जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इसके जो ये वाला संरचना है इसको ग्रीवा कहते हैं, इसको भी शामिल किया गया है। लेकिन पढ़ना कितना है? 3। इसका ज्यादा काम नहीं होता है, ग्रीवा का ज्यादा काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं सिर को। जो शीर्ष भाग होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? इसमें देखो दिखाई पड़ रहा है केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, और ऊपर दिखाई पड़ रहा है अग्रपिंडक। क्या दिखाई पड़ रहा है? अग्रपिंडक। तो ये क्या करता है? अगर हम मानव की बात करें तो मानव में जो गुणसूत्र होता है किसके आकार का पाया जाता है? चम्मच के आकार का पाया जाता है। और सभी जीवों में अलग अलग आकार का पाया जाता है। जैसे किसी में अगर गोलाकार होता है तो किसी में पिंडाकार होता है, किसी में हुक के आकार का होता है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मानव में। तो मानव में जो शुक्राणु होता है किसके आकार का होता है? तो चम्मच के आकार का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता है यही क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ को एक संतान से दूसरी संतान में परिवर्तित कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यही जो क्या कहते हैं केंद्रक जो गुणसूत्र होता है यही क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ मतलब लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। इसके बाद इसके ऊपर लगा होता है एक टोपी के सदृश संरचना दिखाई पड़ रही होगी, जिसको कहते हैं अग्रपिंडक, या इंग्लिश में बोल सकते हो एक्रोसोम। टोपी के समान सदृश संरचना दिखाई पड़ रही है, क्या है? अग्रपिंडक, या इसी को क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये किसका बना होता है? तो ये गाल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है? तो गाल्जी काय का बना होता है। और गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। आप पिछली कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। एक्रोसोम या अग्रपिंड का काम क्या होता है? इसमें क्या होता है? विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इनका एंजाइम का कार्य क्या होता है? जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे अंडाणु जो होता है, अंडाणु को ही शुक्राणु क्या करता है? निषेचित करता है। तो इसमें अगर हम बताएं तो एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जैसे मान लो ये अगर कोई अंडाणु है, तो अंडाणु है तो इसको शुक्राणु क्या करेगा? निषेचित करेगा। लेकिन वही शुक्राणु निषेचित करेंगे जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके होंगे, मेच्योर होंगे, जो हष्टपुष्ट होंगे, वही इसको क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम दिखाते हैं, यहाँ से शुक्राणु क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से शुक्राणु क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। इसमें से वही शुक्राणु इसको निषेचित करेगा, इस अंडाणु को, जो इसमें पूर्ण रूप से मेच्योर हो चुका होगा। तो इसमें इसको जो ये अंडाणु की पतली परत लगी होती है, इसको जो है छेदने का कार्य, इसको गलाने का कार्य कौन करता है? तो एक्रोसोम करता है। और एक्रोसोम क्यों करता है? क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम का कार्य यही होता है कि जो अंडाणु होते हैं उसकी झिल्ली को क्या करना? नष्ट करना। तो उसकी झिल्ली को ये नष्ट कर देते हैं और इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो इसके अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ से जो सिर वाला भाग होता है वही इसके अंदर प्रवेश होता है, बाकी सारे भाग प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर चले आते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? शीर्ष के बारे में, मतलब सिर के बारे में पढ़े हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा आइए उसको देखते हैं। फिर आगे इसके जो मध्य भाग है या पूंछ के भाग हैं उसको आगे देखते हैं।
इसमें देखिए लिखा क्या गया है, मानव का शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। कितने का होता है? 60 माइक्रोमीटर का लंबा व पतला होता है। यह चम्मच के आकार का होता है। अभी हमने बताया कि जो मानव, कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि जो मानव में शुक्राणु पाए जाते हैं, नर में जो शुक्राणु पाए जाते हैं उसका आकार कैसा होता है, तो चम्मच के आकार का होता है। इसके बाद ये कितने माइक्रोन होते हैं? लगभग 60 माइक्रोमीटर के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शीर्ष वाले भाग को, सिर वाले भाग को। इसमें कहा गया यह शुक्राणु का अग्र व सबसे प्रमुख भाग होता है। जो शुक्राणु होते हैं ये सबसे पहला भाग होता है, मतलब शीर्ष भाग होता है, और क्या होता है? प्रमुख भाग होता है। इसके बाद बताया गया जिसमें केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है, और यही गुणसूत्र क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। जिसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। अभी यही बताया गया कि ये वाला संरचना यही क्या कहलाती है? अग्रपिंडक या एग्रोसोम कहलाती है, जो किसका बना होता है? गाल्जी काय का बना होता है। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। इसके बाद कहा गया इसमें अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम का स्राव होता है। मतलब यही जो एक्रोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है? अंडाणु को क्या करता है? निषेचित करता है। तो उसको, अंडाणु को घोलने वाले एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इसी सिर वाले भाग में पाए जाते हैं। इसमें सिर के निचले भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होता है। अब सिर के निचले भाग में यहाँ बताया जा रहा है, इसमें क्या होता है? एक जोड़ी तारक काय पाया जाता है, और जो ग्रीवा वाला भाग होता है यही बताया जा रहा है। इसके बाद इसमें और क्या पाया जाता है? और जीव द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। तो ये तो रहा इसका शीर्ष भाग। अब अगला हमारा क्या आता है? मध्य भाग। अब मध्य भाग में देखेंगे तो मध्य भाग में देखिए एक प्रकार की संरचना आप लोग को दिखाई पड़ रही होगी, जिसे कहते हैं क्या? अक्षीय तंतु कहते हैं। ये अक्षीय तंतु कहते हैं। इसके बाद ये क्या होता है? माइट्रोकांडिया। ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है ये क्या है? माइट्रोकांडिया। और ये क्या करता है? माइट्रोकांडिया तैरने के लिए सहायता प्रदान करता है। क्योंकि माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। किसको? माइट्रोकांडिया को। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है कि जो वीर्य होते हैं, वीर्य क्या होता है? ये व्हाइट कलर का एक दुधिया सा पदार्थ होता है, जिसमें क्या होते हैं? शुक्राणु तैरते हैं। और शुक्राणु जो उसमें तैरते हैं, उसमें तैरने के लिए क्या करता है? माइट्रोकांडिया गति प्रदान करता है। माइट्रोकांडिया क्या करता है? गति प्रदान करता है। तो इसका माइट्रोकांडिया का कार्य इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके मध्य भाग को देख लेते हैं। मध्य भाग की परिभाषा क्या है कि इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु क्या होता है? उपस्थित होता है। यहाँ से क्या होता है? मतलब ग्रीवा वाले भाग से क्या होता है? एक अक्षीय तंतु क्या होता है? मतलब लास्ट तक क्या होता है? स्थित होता है। इसके बाद कह रहे हैं इसमें चारों ओर माइट्रोकांडिया उपस्थित होता है, जो शुक्राणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा देता है। तो इसमें जो शुक्राणु जो तैरते हैं उनको क्या करता है? गति प्रदान करता है। इसके किसका कार्य होता है? माइट्रोकांडिया का होता है। और माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अब इसके बाद अगला हम भाग देखते हैं। अगला भाग क्या होता है? पूंछ का भाग होता है। यह बहुत लंबा भाग होता है, और ये क्या करता है? तैरने के लिए कार्य करता है। जैसे अभी देखो मछलियों के अभी पंख काट दिए जाए, क्या वो पानी में तैर सकती हैं? नहीं तैर सकती। उसी प्रकार अगर इसके पूंछ नहीं रहेंगे तो ये तैरेगा क्या? ये भी बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है शुक्राणु, है ना, अंडाणु को निषेचित करने के लिए। अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? पूंछ का यह शुक्राणु को अंतिम व सबसे लंबा धाग्यनुमा क्या होता है? भाग होता है। यह एक झिल्लीनुमा आवरण से घिरा रहता है। यह शुक्राणुओं को तैरने में सहायता देता है। तो ये क्या करते हैं? जो शुक्राणु होते हैं उसको तैरने के लिए सहायक होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या अगर शुक्राणु के अग्रपिंडक या एक्रोसोम वाले भाग को काट के निकाल दिया जाए तो क्या निषेचन की प्रक्रिया होगी? तो आंसर में लिखेंगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो अंडाणु को निषेचित करने का कार्य होता है इसी का होता है, अग्रपिंडक का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जो अंडाणु होते हैं उसके आवरण को घोलने के लिए, यहाँ पे देखो लिखाया गया है कि आवरण को घोलने के लिए क्या पाए जाते हैं? एंजाइम का स्राव होता है।
और यही क्या करता है, जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं यही उस आवरण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और जो शुक्राणु होते हैं अंडाणु के अंदर क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसका जो ये है अभी इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे टॉपर्स तक के नाम से है, उसको अभी PDF से डलवा देंगे। इसके बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर ऐसे एक टॉपिक के साथ मिलेंगे जो भी 10th या 12th में होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।